हेलो एवरीवन, मैं शायान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप रैंकर्स में। ये चैनल जो बनाई गई है ये क्लास 10th के BSEB के लिए मैथ्स और साइंस के जो फुल कंटेंट है वो आपको फ्री में दी जाएगी। अगर आप हमारे चैनल को डेली फॉलो करते हैं तो आपको ये क्लास 10th के साइंस और मैथ्स के लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि आज जो आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम में पोषण लेके आए हैं, और इस चैनल में आपको मैथ्स आतिफ सर द्वारा करवाए जाएंगे और साइंस में खुद करवाऊंगा। देख पाएंगे कि कक्षा 10th के जो साइंस का एग्ज़ाम होगा 2026 में, उसमें जैव प्रक्रम के बारे में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे पहला जो हम लोगों को पढ़ना है ये प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ना है। प्रकाश संश्लेषण, और उसी में हम लोग पाचन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको दिखेगा कि ये पाचन तंत्र में कि पाचन हमारे शरीर में भोजन का जो पाचन होता है वो किस प्रकार से होता है। सेकंड हम लोग श्वसन में लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, और थर्ड इसका जो है यह है परिवहन, और परिवहन में जो इसका मेन ऑर्गन्स है वो हृदय के बारे में पढ़ना है। और थर्ड इसका जो जैव प्रक्रम का लास्ट आता है वो है उत्सर्जन, और उसमें मेन जो उत्सर्जी अंग है हमारे शरीर की वो है किडनी, उसके बारे में पढ़ना है। तो पहले हम लोग क्लास 10th में जो बायोलॉजी का सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। तो कुछ चैप्टर्स आपको इसमें मिलेगा। इसमें जो पहला आता है वो है पोषण, सेकंड आएगा श्वसन, थर्ड आएगा परिवहन, फोर्थ में उत्सर्जन, फाइव आपको मिलेगा नियंत्रण एवं समन्वय, सिक्स में आपको मिलेगा जनन, सेवेंथ में आनुवांशिकता, एंड बायो का जो लास्ट चैप्टर है वो है हमारा पर्यावरण। अगर आप NCERT के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ये जो 4 चैप्टर है अदर बुक में वो NCERT में 4 टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, इन चारों के सम्मिलित रूप को बोलते हैं जैव प्रक्रम। जैसे जैव प्रक्रम का मतलब ये है कि हमारी जो ज़िंदगी है उसका जो विकास है या ज़िंदगी जो चलती है वो किस तरह से चलती है, ये मेनली 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला आपको मिलेगा पोषण, और पोषण में जहाँ तक बात आती है हमारे दिमाग में जब पोषण आती है तो ध्यान आता है खाने पीने का कि हमें क्या खाना चाहिए, किससे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। और सेकंड में इसमें आएगा श्वसन, सिर्फ खाने से हमें ऊर्जा नहीं मिलती, इसलिए शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है और ये ऊर्जा श्वसन से मिलती है। थर्ड में आएगा परिवहन, कि हम जब श्वसन करते हैं जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक गया उसे शरीर के हर एक कोशिका तक पहुंचाने का काम रक्त का है, और वो चीज़ हम लोग परिवहन में पढ़ेंगे। और थर्ड है उत्सर्जन, कि जो भी चीज़ हम लेते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है तो उसे शरीर से बाहर करना पड़ता है। ये सारी प्रोसेस हम लोग उत्सर्जन में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के बारे में पहले जानते हैं कि जैव प्रक्रम के लिए क्या क्या ज़रूरी है
और आप डेफिनेशन पे ध्यान देंगे तो इसमें मिलता है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव अपना मेंटेनेंस करता है, खुद का मेंटेनेंस करना ही जय प्रक्रम है। 4 चीज़ों से हम लोग अपने आप का मेंटेनेंस कर सकते हैं। पहला तो है पोषण। पोषण के द्वारा जब तक हम पोषण नहीं करेंगे हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, और जब ऊर्जा नहीं मिलेगी तो किसी भी फिज़िकल वर्क को करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है और उसके लिए पोषण करना ज़रूरी है। सेकंड में आपको श्वसन मिलेगा, परिवहन मिलेगा थर्ड में, और लास्टली आपको उत्सर्जन मिलेगा। इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पोषण जो होता है ये मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाएगा स्वपोषी पोषण, और इसका जो सेकंड टाइप होता है ये होता है परपोषी पोषण। स्व का मतलब ये होता है खुद, स्व को बोला जाता है स्वयं, यानी ऐसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन खुद तैयार करे उसे हम लोग स्वपोषी पोषण में रखेंगे। कभी कभी इसका डेफिनेशन पूछ लिया जाता है कि स्वपोषी पोषण किसे बोलेंगे, तो ऐसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करे, इसे बोला जाता है स्वपोषी पोषण। और जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो जो पोषण करेगा, जिस विधि से करेगा, वो स्वपोषी पोषण में आता है। जितने सारे हरे पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे जो अपना पोषण करता है ये स्वपोषी पोषण के द्वारा करता है। जैसे हम लोगों को पता है कि पत्तियों का जो रंग हरा होता है उसमें एक हरित लवक पाया जाता है, वह है क्लोरोप्लास्ट। लेकिन स्वपोषी पोषण के लिए पत्तियों का रंग हरा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है। जिसमें भी क्लोरोफिल पाया जाएगा वो स्वपोषी पोषण के द्वारा अपना भोजन तैयार करेगा। उसी तरह अगर परपोषी पोषण में देखें तो परपोषी पोषण में ये अपना भोजन खुद तैयार नहीं करता, ये दूसरे पे निर्भर रहता है, अस्थायी या अस्थायी रूप से। अगर इसके प्रकार पे जाएंगे कि परपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पहला मिलेगा मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण, और मृतजीवी पोषण ऐसा पोषण है, नाम से ही पता चल रहा है कि मृत का मतलब मरी हुई, यानी ऐसा पोषण जिसमें कोई जीव मरे हुए चीज़ों से अपना पोषण प्राप्त करे, उसे हम लोग बोलेंगे मृतजीवी पोषण। ठीक है, जैसे मशरूम का एग्जाम्पल आ जाता है, कवक आ जाता है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, ये जो सारा अपना पोषण करता है वो सरे गले या मरे हुए चीज़ों से प्राप्त करेगा, इसलिए इसके पोषण को बोला जाएगा मृतजीवी पोषण। सेकेंड अगर देखें तो ये आ जाएगा परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, और परजीवी का मतलब ये होता है कि जब कोई जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहकर अपना पोषण प्राप्त करे। जैसे पेट में जो कृमि हो जाती है वो पोषण कहाँ से प्राप्त करेगा? जो भी हम लोग खाएंगे उसी पोषक तत्वों को ग्रहण करके वो विकसित होता है, उसका विकास होता है, तो उसके पोषण को भी बोलेंगे परजीवी पोषण। जैसे सिर में जूं का हो जाना, ये भी किस प्रकार का पोषण का एग्जाम्पल है, तो परजीवी पोषण। एक पौधा है जो क्लास 10 के एग्ज़ाम में बहुत बार आया है कि अमरबेल का पौधा, ये दूसरे पौधों के ऊपर आती है अमरबेल का पौधा, और उसी पौधे से अपना पोषण प्राप्त करता है, उसके पोषण को बोला जाएगा परजीवी पोषण। थर्ड अगर देखेंगे ये आ जाएगा प्राणी संभोजी पोषण। प्राणी संभोजी पोषण। प्राणी संभोजी पोषण में भी ये दूसरे पे डिपेंड रहेगा, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है कि जो भी प्राणी संभोजी पोषण होगा ये अपना पोषण चाहे तो तरल के रूप में प्राप्त करेगा, लिक्विड के रूप में, या ठोस के रूप में प्राप्त करेगा। जो भी मनुष्य है वो प्राणी संभोजी पोषण में आता है। जितने भी स्तनधारी हैं लगभग सभी प्राणी संभोजी पोषण में आते हैं।
आपको इसमें परपोषण के प्रकार मिल जाएगा कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, जो भी बताया गया और उसी को डिफाइन भी किया गया है। तो पहला आपको मिलेगा मृतजीवी पोषण, कि मृतजीवी पोषण क्या है? ऐसा पोषण जिसमें कोई जीव जो अपना भोजन प्राप्त करेगा वो मृत या सड़े गले पदार्थों से जो घुलित कार्बनिक बनेगा। जितने भी पदार्थ गल जाता है सड़ने के बाद उसमें कार्बनिक बनना शुरू होता है लिक्विड के फॉर्म में, उसी को वो प्राप्त करता है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे मृतजीवी पोषण। इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना है मृतजीवी पोषण का। एक तो कवक आ जाएगा, जीवाणु आ जाएगा, बैक्टीरिया जैसे बोलते हैं, प्रोटोजोआ आ जाएगा, अब इसका सेकेंड टाइप देखते हैं। और इसका जो सेकेंड टाइप है वो है परजीवी पोषण। बताया गया कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहकर अपना पोषण प्राप्त करेगा। तो ऐसा पोषण जिसमें कोई जीव दूसरे जीव पर चाहे अस्थायी रूप से रहे या अस्थायी रूप से रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है, उसी को बोला जाएगा परजीवी पोषण। इसका भी एग्जाम्पल कुछ ध्यान रखना है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका एग्जाम्पल है वो है अमरबेल। अमरबेल का जो पौधा है वो दूसरे पौधों पे उगता है और वहीं से अपना पोषण प्राप्त करता है। और जो कृमि हो जाती है पेट में, वो भी किसका एग्जाम्पल है? तो ये परजीवी पोषण का ही होगा। अगला प्राणी समभोजी पोषण। जो मनुष्य है, मनुष्य प्राणी समभोजी पोषण करता है। अपना जो भोजन प्राप्त करेगा, चाहे वो ठोस के रूप में करेगा या द्रव के रूप में करेगा। चाहे हम लोग पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं तो पानी किस फॉर्म में मिलता है? लिक्विड। या खाना खाते हैं तो वो सॉलिड के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करता है, उसके पोषण को बोलेंगे प्राणी समभोजी पोषण। इसका जो एग्जाम्पल आएगा, मेन इसका एग्जाम्पल मनुष्य है। पूछ लिया जाए कि मनुष्य किस प्रकार का पोषण करता है, तो ये हो जाएगा प्राणी समभोजी पोषण। नेक्स्ट इसका देखते हैं कि स्वपोषी पोषण में जो पेड़ पौधे खाना बनाते हैं वो किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? प्रकाश का मतलब समझते ही होंगे, प्रकाश का मतलब सूर्य से आने वाली जो लाइट है, क्या बोलेंगे उसे? प्रकाश। संश्लेषण का मतलब है किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना, उसी को बोला जाता है संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन बनाता है। ये एक ऐसी विधि है जिसमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करेगा, उसको बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। और इसमें क्या क्या होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसे चाहिए, जल की ज़रूरत पड़ती है, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल चाहिए। बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती। चाहे पत्तियों का रंग हरा हो, लाल हो, लेकिन क्लोरोफिल होना ज़रूरी है। जब तक क्लोरोफिल नहीं होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। इसकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया के बाद क्या क्या बनाता है? तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण होता है। ये डायरेक्टली 2 नंबर के लिए आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, और इसके लिए समीकरण लिखना है। आपको दिख रहा होगा कि ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जल लेगा, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है, और जल का निर्माण करता है। अगर इसमें देखा जाए तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को इक्वेशन के फॉर्म में लेते हैं कि उसे कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करेगा और H2O यानी जल प्राप्त करता है। 2 चीज़ उपस्थित रहता है, एक तो सूर्य प्रकाश रहेगा, सूर्य प्रकाश, और जो सेकंड रहता है वो है क्लोरोफिल। बनाता क्या क्या है? तो ग्लूकोज बनाएगा C6H12O6, प्लस में ऑक्सीजन बनाता है और वाटर का निर्माण करता है। लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के बाद हम लोगों को जो पढ़ना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कच्ची सामग्री क्या क्या चाहिए इसके लिए।
जैसे हम लोग भी अगर खाना बनाएं तो खाना बनाने के लिए आग चाहिए, वाटर चाहिए, जितनी सारी खाना बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है वो हमारे लिए कच्ची सामग्री हुई। उसी तरह प्रकाश संश्लेषण के लिए जो चाहिए उसको हम लोग बोलेंगे उसकी कच्ची सामग्री। क्या क्या चाहिए? तो पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए, और क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पेड़ पौधे ग्रहण करेगा और किसके द्वारा करता है? तो रंध्र के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है? रंध्र। और इस रंध्र को बोला जाता है स्टोमाटा। दो डायग्राम दिख रहा होगा आपको, एक ये दोनों स्टोमाटा ही है, लेकिन एक ओपन स्टोमाटा है, खुला हुआ रंध्र है, और एक बंद रंध्र है। रंध्र क्या है? पत्तियों में जो छिद्र पाया जाता है जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है उसी को बोलेंगे रंध्र। तो जब गैस बाहर निकलती है अंदर जाती है तो रंध्र खुल जाएगा, या फिर जब गैसों का आदान प्रदान ना हो तो रंध्र क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन होगा वो किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। उसी तरह सेकंड जो है ये क्या है? तो H2O है। सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने का काम, एक ज़रूरी कच्ची सामग्री है सूर्य प्रकाश, इसको अवशोषित करने का जो काम करता है ये करता है क्लोरोफिल। सूर्य प्रकाश का अवशोषण करेगा, सूर्य प्रकाश का अवशोषण। और कितना परसेंट? तो 1% सूर्य प्रकाश का अवशोषण करता है। 1% सूर्य की प्रकाश का अवशोषण करेगा, लेकिन जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा है ना वो सौर ऊर्जा है। प्रकाश संश्लेषण के लिए इसे रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो सौर ऊर्जा को किस में बदला जाएगा? रासायनिक ऊर्जा में बदला जाएगा। और फिर प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो वाटर है उसमें ये ग्लूकोज में विखंडन हो जाता है और पेड़ पौधों को भी ऊर्जा मिल जाती है। आगे देखते हैं अब हम लोग इसके बारे में कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक पदार्थ है, अभी बताए कच्ची सामग्री कितनी चाहिए? तो 4 चाहिए, और इन चारों के बारे में अच्छे से पता होना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आपको मिलेगा क्लोरोफिल। ठीक, देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में ये बताए कि क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही संभव है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी वो किसकी उपस्थिति में पॉसिबल है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही ये पॉसिबल है। ठीक है, वो वास्तविक अणु है जिसके द्वारा, क्लोरोफिल जो है एक वास्तविक अणु है और जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। पत्तियों का रंग हरा हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए क्लोरोफिल अणु को प्रकाश संश्लेषण इकाई भी कहा जाता है। इकाई किसे बोलते हैं हम लोग? यूनिट किसे बोलेंगे? यूनिट सेल। जो किसी चीज़ यानी कोई भी चीज़ जब उस पर पूरी तरह से डिपेंड हो, जैसे मनुष्य को जो बनाई गई है उसकी सबसे सूक्ष्मतम सबसे छोटी इकाई जो है वो कोशिका है। उसी तरह प्रकाश संश्लेषण के लिए भी क्लोरोफिल ज़रूरी है। बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण पॉसिबल नहीं है। अगला देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पेड़ पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन गैस छोड़ा जाता है। जल देखेंगे कि पौधे अपनी जड़ों द्वारा जो जल प्राप्त करेगा वो भूमि से करता है। जड़ों द्वारा जल को प्राप्त किया जाता है और उसमें जल में कुछ घुलित खनिज लवण भी पाए जाते हैं। और ये जो खनिज लवण है ये क्या क्या होता है? तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, कुछ इस तरह के खनिज पाए जाते हैं। इसका अवशोषण करता है और इसे जड़ों द्वारा ग्रहण किया गया जल जाइलम के द्वारा कहाँ पहुँचाया जाता है? तो पौधों के विभिन्न भागों तक
और मेनली पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। सूर्य प्रकाश को देखेंगे तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो सूर्य की प्रकाश को अवशोषित करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है। और सूर्य की प्रकाश का अवशोषण करने के बाद इसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। अभी बताया गया कि सूर्य का जो प्रकाश है ये सौर ऊर्जा है और इसे रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। अब आगे देखते हैं। आगे अब पोषण देखते हैं कि जंतुएं किस प्रकार से पोषण करता है, ठीक है। तो जंतु में पहला जो आएगा वो है अमीबा। अमीबा जो है ये एक कोशिकीय जीव है। किस प्रकार का जीव है अमीबा? तो ये एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है। अमीबा जो अपना पोषण करेगा ये परपोषी पोषण के अंतर्गत आता है। कि जैसे अगर यहाँ पे भोजन दिखे अमीबा को तो ये अपनी आकृति को बदल देता है और भोजन को अपने अंदर जिसकी मदद से लेता है उसे बोलते हैं कुटपाद। और भोजन का पाचन जो इसका होगा ये इसमें भोजन रसधानियाँ पाई जाती है उसमें होता है। तो अमीबा जो है किस प्रकार का जीव है? तो एक प्राणी संपोषी जीव है, ठीक है। अभी बताए कि प्राणी संपोषी जीव अपना जो भोजन प्राप्त करेगा चाहे वो तरल के रूप में प्राप्त करेगा या फिर ठोस के रूप में प्राप्त करेगा। और किसकी सहायता से भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा कुटपाद की सहायता से भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। पहले भोजन को अपने अंदर लेगा, जैसे हम लोग बोलेंगे अंतर्ग्रहण, फिर इसका पाचन होगा और फिर इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। और इसमें जो भोजन का पाचन होता है वो उसमें भोजन रसधानी पाई जाती है और उसमें कुछ एंजाइम भी पाया जाता है जिसके द्वारा वो अपने भोजन का पाचन करता है, ठीक है। अगर पैरामेशियम के बारे में देखें तो ये जो दोनों आप देख रहे हैं चाहे वो अमीबा हो या पैरामेशियम हो, ये क्लास 9th में भी इसके बारे में अच्छे से बताई जाती है। पहली बात तो ये कि अगर पूछा जाए कि पैरामेशियम का आकार किसके तरह होता है तो पैरामेशियम का जो आकार होता है वो चप्पल के तरह होता है। और ये जो बाहर आपको ये आकृति दिख रही है इसे हम लोग सीलिया बोलते हैं और जिसकी मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है सीलिया की मदद से। जैसे मनुष्य में भी सीलिया पाया जाता है कि जैसे नाक में जो हेयर है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सीलिया बोला जाएगा, ठीक है। जो पैरामेशियम है ये भी कैसा जीव है? तो एक कोशिकीय होगा और प्राणी संभोजी होगा क्योंकि ये भी अपना पोषण तरल या ठोस के रूप में प्राप्त करता है। पैरामेशियम भोजन का अंतर्ग्रहण जिसके द्वारा करता है उसे बोलते हैं हम लोग कोशिका मुख या साइटोसोम कहा जाता है, ठीक है। तो पैरामेशियम या अमीबा के बारे में ज़्यादा कुछ एग्ज़ाम में आता नहीं है लेकिन MCQs आया है बहुत बार कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, अमीबा किसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर में जो हम लोग पोषण के बारे में पढ़ रहे हैं पोषण के बारे में यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब अगला जो है इसी चैप्टर का टॉपिक है पाचन, कि जो भी चीज़ हम अपने पोषण में लेते हैं इसका पाचन किस प्रकार से होता है। ये आपको बहुत जल्दी पाचन के बारे में भी मिल जाएगी। और पोषण अगर आप इतना कर लिए तो आप समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में पोषण से इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आता है। आपको चैप्टर वाइज MCQs भी करवाई जाएगी। चाहे NCERT का कुछ क्वेश्चंस है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिहार बोर्ड सीधे उठा के डालता है तो वो क्वेश्चंस भी आपको करवाया जाएगा।